हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 16 और 17 जैन 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 16 और 17 जैन के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लेंगे, ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट में एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि किसको अवार्ड दिया गया है, किसको जो है वो ऑनर किया गया है 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, ये अवार्ड का नाम है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, और वो बहुत ही फेमस जो है वो चाइल्ड आर्टिस्ट जो है, लाइक आप कह सकते हो चाइल्ड एक्ट्रेस है, जिनका नाम क्या है, हर्षाली मल्होत्रा। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? डी होगा। तो आप यहाँ पे हर्षाली मल्होत्रा का चेहरा देख सकते हो। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा कि उन्होंने मुन्नी नाम का एक किरदार निभाया था बजरंगी भाईजान मूवी में, जिसमें पाकिस्तान से आई हुई एक छोटी लड़की का किरदार निभा रही है, जो बोल नहीं सकती। और 2015 में ये मूवी जो है वो रिलीज हुई थी। तो शायद आपको पिक्चर देख के किरदार के बारे में याद भी आ गया होगा। और ये अवार्ड जो है वो गवर्नर महाराष्ट्र के भगत सिंह किशोरी जी, उन्होंने ये अवार्ड जो है वो उनको दिया है, क्योंकि इस पूरी सेरेमनी का, इस पूरे अवार्ड फंक्शन का उद्घाटन जो है वो भगत सिंह किशोरी जी ने किया। और ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की याद में बनाया गया। और आप कह सकते हो ये 73rd रिपब्लिक डे जो अभी आने वाला है, तो उस ओकेजन पे जो है ये अवार्ड ऑफिशियली दिया भी जाएगा। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है केडिया सिक्योरिटीज के, डॉक्टर विजय केडिया, उनको भी ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022। और आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये अवार्ड जो है वो किसको मिला है। 2 पर्सनैलिटीज होंगे, डॉक्टर विजय केडिया जी को, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि हर्षाली मल्होत्रा को यह अवार्ड जो है वो दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ आपने याद रखना है कि जो 3 नाम आप और देख रहे हो ABC ऑप्शन के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हेमा मालिनी जी का नाम देख रहे हो, इनको रिसेंटली दिया गया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिया गया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो हर साल गोवा में मनाया जाता है। और आप कह सकते हो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, एक तो हेमा मालिनी जी को भी दिया, और एक प्रसून जोशी जो बहुत ही फेमस लिरिसिस्ट हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, इनको भी ये अवार्ड जो है वो दिया गया। तो दोनों को सेम अवार्ड, आप कह सकते हो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। डॉक्टर SK रॉय, इनको मिला है नाइटहुड का अवार्ड। और ये नाइटहुड जो है वो ब्रिटेन की तरफ से जो है वो नहीं मिला,
ये नाइटहुड का अवार्ड जो है वो दिया गया नाइटहुड ऑफ पार्थे ग्वेल्फा। आप कह सकते हो ये इटली का नाइटहुड है जिसको कहते हैं नाइटहुड ऑफ पार्थे ग्वेल्फा। तो ये सारे के सारे अवार्ड जो है वो आपने याद रखने हैं। इसी के साथ हम वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर बढ़ेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन जरूर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? Who was appointed as India's chef de mission for Commonwealth Games 2022? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो 2022 की कहाँ पे होने वाली हैं। तो 2022 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो यूनाइटेड किंगडम में होने वाली हैं, इस बात को याद कर लें। और एग्जैक्ट जगह अगर आपको पूछ लिया जाए तो याद रखना है वो है बर्मिंघम। तो बर्मिंघम में होने वाली हैं और यूनाइटेड किंगडम में होंगी। ये 28 जुलाई को जो है वो स्टार्ट होंगी और 8 अगस्त तक जो है वो चलेंगी। और मेन जो शेफ द मिशन है ये किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट यहाँ पे किया गया है राकेश आनंद जी को। मतलब आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बी होगा। तो आंसर बी है। और साथ ही साथ आपने याद रख लेना, यहाँ पे एक नाम देख रहे हो भूपेंद्र सिंह बाजवा जी का। इनको एशियन गेम्स जो 2022 में होने वाली हैं उसका शेफ द मिशन जो है वो इनको अपॉइंट किया गया है। और एशियन गेम्स जो है वो कहाँ पे होने वाली हैं? चाइना के अंदर जो है वो 2022 में होंगी। एग्जैक्ट प्लेस कौन सा है? हांगझोउ। तो याद रखना है HANGZHOU, हांगझोउ चाइना के अंदर होंगी एशियन गेम्स 2022। उसके शेफ द मिशन जो है वो भूपेंद्र सिंह बाजवा जी को अपॉइंट किया गया है। तो दोनों ही चीजें आपने याद रखनी कि कहाँ पे होने वाली है और किसको अपॉइंट किया गया है। और शेफ द मिशन का मतलब होता है कि एक इस तरह का लीडर जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा किसकी? एथलीट्स की वहां पे, और साथ ही साथ कोचिंग स्टाफ की, ताकि वो बेस्ट टू बेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकें। तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राकेश आनंद या भूपेंद्र सिंह बाजवा जी जो वो किस पोजीशन पे तैनात थे? राकेश आनंद आप कह सकते हो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट। और भूपेंद्र सिंह बाजवा जी जो हैं वो वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो भूपेंद्र सिंह बाजवा जी कौन सी चैंपियनशिप के? वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हेड रह चुके हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा, ताकि न्यूज़ आपको याद रह सके इसलिए याद रखना है। लेकिन बाकी जो नाम देख रहे हो आप सी और डी ऑप्शन के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। हरजिंदर सिंह जी का नाम देख रहे हो, इनको शेफ द मिशन अपॉइंट किया गया है 2022 विंटर ओलंपिक्स का। ये याद रखना है, विंटर ओलंपिक्स के लिए शेफ द मिशन हरजिंदर सिंह है। और सत्यनारायण प्रधान, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो के। तो सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। इंडियन रेलवे ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसके अंदर जितना भी पैसेंजर का सामान है वो गुम हो जाता है कहीं पे, तो उसको ट्रैक किया जा सके, उसको वापस पहुंचाया जा सके। उस मिशन का आपने नाम जो है वो बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और इस मिशन का नाम बेसिकली क्या है? इस मिशन का है मिशन अमानत। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, मिशन अमानत नाम से इसको लॉन्च किया गया। तो आप देख सकते हो इंडियन रेलवे ने मिशन अमानत जो है वो लॉन्च किया है। या आप कह सकते हो आरपीएफ का जो है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक मिशन है जिसके थ्रू जितना भी लगेज जो है वो गुम होता है उसको जो है वो ट्रैक किया जा सके, उसको जो है वापस पहुंचाया जा सके। तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो वेस्टर्न रेलवे की है वो इसको जो गुमा हुआ सामान है उसको वापस पहुंचाने का काम करेगा। इससे पैसेंजर्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है वो और इंश्योर की जाएगी। आप कह सकते हो उनको और मजबूत किया जाएगा। और इस ऑपरेशन के थ्रू अंडर मिशन अमानत, अमानत का मतलब होता है कि जिसका जो सामान है उसके पास जो है वो लौटाया जा सके। और जितना भी सामान होगा जो आपका गुम हो चुका है, जो आपकी बिलोंगिंगनेस है जो आपकी गुम हो चुकी है, फोटोज जो है उसके साथ जो है वो आपने पोस्ट करना है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो आपका जो है वो वेस्टर्न रेलवे के पास चला जाएगा। ये इनिशिएटिव वेस्टर्न रेलवे का है। और वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। याद रख सकते हो कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और आप इसको याद भी रख सकते हो चर्च गेट से। कहाँ से? चर्च गेट, मुंबई, महाराष्ट्र। और इवन सेंट्रल रेलवे भी मुंबई है, वो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वो सेंट्रल रेलवे है, वो भी आप याद रख सकते हो। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है इंडिजीनियसली डेवलप, मतलब उस कंट्री ने खुद बनाया है फर्स्ट मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। मतलब जितनी भी मैरीटाइम एक्टिविटीज होगी उसके बारे में वो जांचेगा। और इस सैटेलाइट का जो नाम है MDA सैटेलाइट है, मतलब मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट। और ये लॉन्च किया है रिसेंटली साउथ अफ्रीका ने। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। और ये साउथ अफ्रीका ने खुद जो है वो तैयार किया है। और स्पेसएक्स का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ट्रांसपोर्टर 3 मिशन, उसके थ्रू जो है आप कह सकते हो उसके पार्ट के थ्रू जो है वो इसको लॉन्च किया गया है।
तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट जो है वो 3 नैनो सैटेलाइट्स को मिलके जो है वो बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको फंड जो किया गया है वो किया गया है डीएसआई की तरफ से, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इनोवेशन साउथ अफ्रीका का। तो ये डिटेक्ट करेगा, ये हेल्प करेगा लाइक डिटेक्ट करने में जितनी भी कश्तियाँ चल रही हैं या जितनी भी वेसल्स चल रही हैं उसको रियल टाइम में उसकी जितनी भी लाइक इंफॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड करने में, ताकि जितना भी स्टाफ है उसको सारी तरह की जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं वो सारी की सारी जो है वो उन तक सही टाइम पीरियड पे पहुंचाई जा सके। और इसके अंदर टोटल 9 जो हैं वो क्यूब सैटेलाइट्स हैं। और ये स्पेसएक्स का ट्रांसपोर्टर 3 मिशन का ही एक पार्ट है। ट्रांसपोर्टर 3 मिशन जो है वो आप कह सकते हो स्पेसएक्स का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर टोटल 105 स्पेसक्राफ्ट जो है वो उन्होंने जो है वो अलग अलग कंट्री के लॉन्च करने हैं, चाहे वो क्यूब सैटेलाइट्स हो, चाहे वो माइक्रो सैटेलाइट्स हो, पॉकेट क्यूब्स हो या ओरिजिनल ट्रांसफर व्हीकल्स हो, कितने भी हो, तो 105 का लक्ष्य जो है वो उसके अंदर रखा गया है। तो याद रखना है ये फर्स्ट मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन जो है वो साउथ अफ्रीका की तरफ से लॉन्च किया और उन्होंने खुद इसको डेवलप किया है। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जो हैं वो कायरल रामाफोसा हैं और इसकी कैपिटल जो है वो केप टाउन भी है, इसकी कैपिटल जो है वो प्रिटोरिया भी है और इसकी जो कैपिटल है वो ब्लॉम फॉन्टेन भी है, ये भी आप याद रख सकते हो। और जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो केप टाउन है, जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो प्रिटोरिया है, जो जुडिशियल कैपिटल है वो ब्लॉम फॉन्टेन है और करेंसी जो है वो साउथ अफ्रीकन रैंड है। याद रखेंगे सारी चीज़ें। इसी के साथ अगले क्वेश्चन में, कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस जो हैं उसको स्टार्ट कर दिया, उसको एक्सेप्ट करने के दौर पे वो बढ़ चुके हैं, इस हफ्ते जो है वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी, लेकिन उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ जो है वो बात करनी स्टार्ट कर दी है। और वो कंट्री कौन सा है हमारे पास, वो कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीयूष गोयल जी को, और पीयूष गोयल जी ने ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया यूनाइटेड किंगडम के साथ कि हम जो है वो दोनों कंट्रीज आपस में फ्री ट्रेड करेंगी। तो आप देख सकते हो इसको नाम दिया गया गोल्डन अपॉर्चुनिटी ब्रिटेन की तरफ से, और ये ब्रिटेन के बिजनेस को और आगे लेके आएगा और आप कह सकते हो इंडियन इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि जो यूनाइटेड किंगडम है वो चाहता है कि 2 चीज़ों के ऊपर खास करके जो है वो टैरिफ को कम किया जा सके, जो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उनके ऊपर लगाती है, खास करके जो ब्रिटिश मेड कार्स हैं या स्कॉच विस्की है, क्योंकि जो ब्रिटिश मेड कार्स हैं आप कह सकते हो उसके ऊपर 125% जो है वो ड्यूटी लगाई जाती है और स्कॉच विस्की के ऊपर 150% जो है वो ड्यूटी लगाई जाती है। तो इसको कम करना है या इसको खत्म करना है, उसके ऊपर ये चर्चा जो है वो चल रही है, फर्स्ट नेगोशिएशन जो है वो चल रही है। तो ये ब्रिटिश बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है, उनके वर्कर्स को, उनके कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। और खास करके इसी हफ्ते जो है ये नेगोशिएशन का पहला राउंड जो है उसमें बातचीत चलेगी कि कितना इसको कम करना है। और दोनों कंट्रीज में जो बाइलेटरल ट्रेड है, दोनों कंट्रीज का जो आपस में जो व्यापार है वो जरूर इसमें क्या होगा, बढ़ेगा। और दोनों कंट्रीज ने ऑलमोस्ट अप्रूवल जो है वो इसके अंदर दे दिया है। और 15th यूके इंडिया ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी जो है उसकी मीटिंग भी होनी है न्यू दिल्ली के अंदर, जो इस प्रोसेस को क्या करेगा, रिव्यू करेगा। तो याद रखना है, बहुत ही सिंपल है कि किन किन के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है ताकि ट्रेड जो है वो इंक्रीज हो सके, खासकर ये बेनिफिट देगा यूनाइटेड किंगडम को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज, मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि गुजरात की एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, जो कि आप कह सकते हो ट्रेड करती है अलग अलग चीज़ों में, लाइक इक्विटी में, कमोडिटीज़ में, शेयर्स में, सिक्योरिटीज़ में, करेंसीज में। तो उन्होंने एक पेमेंट बैंक के साथ टाई अप किया है ताकि 3-in-1 सेविंग अकाउंट जो है प्रोवाइड किया जा सके। मतलब सेविंग अकाउंट तो होगा ही होगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी होगा, डीमैट अकाउंट का भी जो है वो काम करेगा। ये पेमेंट बैंक कौन सा है, NSDL पेमेंट बैंक है। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो आपने याद रखना है कि 3 तरह की सर्विसेज जो है वो एक ही अकाउंट में मिल जाएंगे, जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ कर सकते हो, डी मैट अकाउंट यूज़ कर सकते हो जिसमें आप अपने स्टॉक्स को परचेज करके रख सकते हो, और एज ए सेविंग अकाउंट भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि जितने भी मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज के क्लाइंट्स होंगे वो NSDL पेमेंट बैंक को जो है वो यूज़ कर सकते हैं एज ए सेविंग अकाउंट, और अगर एज ए डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट की बात करोगे मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर देगा। तो अगर आप फंड को ट्रांसफ़र करने की आपको अलग से जो है वो ज़रूरत नहीं है, अगर आपका इसके साथ कनेक्टेड है तो अपने आप ही जो है फंड जो है वो एक ही क्लिक से जो है वो ट्रांसफ़र हो जाना है। तो अब देखो, इट इनेबल्स द ब्रोकिंग कस्टमर्स टू एलोकेट फंड्स टू द ब्रोकर फॉर द स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शंस। आप आराम से फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हो, जबकि आपके अकाउंट में अगर शेयर्स नहीं आते तब तक ये पैसा आप ही के अकाउंट में मिलेगा और तब तक आपको जो है वो उसका ब्याज भी मिलता रहेगा।
मान लो आपने आज ट्रेड किया, आपने कुछ शेयर्स खरीद लिए, कुछ सिक्योरिटीज खरीद ली, लेकिन आपके अकाउंट में वो सिक्योरिटीज जो है वो आई नहीं अभी तक, लेकिन आपके पैसे कट जाते हैं। तो ये 3-in-1 अकाउंट में क्या फायदा होगा कि जब तक आपके अकाउंट में सिक्योरिटीज नहीं आती, आपके पैसों के ऊपर आपको इंटरेस्ट जो है वो तब तक मिलता रहेगा। तो इसका मतलब एक एडवांस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो है वो कस्टमर्स को मिलेगा, जो कि मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से दिया जा रहा है, और साथ ही साथ एनएसडीएल पेमेंट बैंक की सर्विसेज जो है वो उनको मिल जाएंगी। तो ये याद रखना है, सिर्फ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज एनएसडीएल पेमेंट बैंक के साथ इन्होंने टाई अप किया है। इसी के साथ अगला आते हैं, जो कि हमारा पिक्चर से क्वेश्चन को करोगे। टॉरस क्रिंग ब्लॉकचेन ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इंडिया का पहला क्रिप्टो बैक्ड फ्यूचर ईटीएफ, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो उसको जो है वो क्या कर दिया इन्होंने, लॉन्च किया है, इसको याद रखना है। और ये लॉन्च कहाँ पे किया गया, गिफ्ट सिटी पे लॉन्च किया गया, जो कि कहाँ पे स्थित है, गांधीनगर में स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो इसमें क्या होगा कि ये बिटकॉइन और एथीरियम का जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होगा, जो कि इंडिया के अंदर गिफ्ट सिटी के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया है। मतलब कह सकते हो कि जो टॉरस क्लिंग ब्लॉकचेन है वो $1 बिलियन, इनका टारगेट है कि $1 बिलियन जो है वो अंडर एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो अगले 2 साल के अंदर हम जो है वो ब्लॉकचेन बैक प्रोडक्ट से जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में सर्टिफिकेट्स के थ्रू जो है वो इशू कर सके। और ये फंड जो है वो इंडिया का पहला क्रिप्टो बैक्ड फ्यूचर होगा आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट सेक्शन में, वेरी इंपॉर्टेंट में कवर कर रहे हैं। होगा क्या इस एग्रीमेंट के अंदर, टोरस क्लिंग ब्लॉकचेन जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, वो साथ में आप कह सकते हो मेटावर्स यूएस लिस्टेड लार्ज कैपिटल डिस्काउंट सर्टिफिकेट भी जो है वो क्या करेगा, इशू करेगा। जस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने इस लाइन को पढ़ लेना है, ना ही आपसे किसी ने पूछना है। लेकिन मेन जो काम होगा इन ऑर्गेनाइजेशंस का, टॉरस क्लिंग ब्लॉकचेन जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, मतलब इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज के अंदर जो है वो पैसे को प्रोवाइड करेगा। और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देगा, जहां से आप ट्रेड कर सकते हो। और साथ में जो कॉस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग है वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर का काम करेगी। कॉस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग वही कंपनी है जिसका शेयर है किसके अंदर, टॉरस क्लिंग ब्लॉकचेन के अंदर। तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो इसके अंदर डिटेल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने याद रखना है इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड फ्यूचर, जिसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है वो लॉन्च किया गया गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर में। और इसमें 2 तरह की क्रिप्टो करेंसीज, एक तो बिटकॉइन, एक एथीरियम के बेसिस पे इसको इशू किया जाएगा। और कौन सी ब्लॉकचेन कर रही है, टॉरस क्लिंग ब्लॉकचेन जो है वो इसको इशू कर रहा है। इसमें और कुछ याद रखने वाला नहीं, यही पॉइंट्स हैं वो आपके टेक अवे पॉइंट्स हैं। लेकिन इसमें जो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज है उसके बारे में जरूर 1-2 बातें याद कर लें कि इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडिया का पहला ऐसा इंटरनेशनल एक्सचेंज है जो कि लाइक इंटरनेशनल लेवल पे गांधीनगर गुजरात में इंडिया की फर्स्ट गिफ्ट सिटी जो बनाई गई है उसमें खोला गया था। और इसको 2017 में खोला गया था। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है, वी बाला सुब्रमण्यम। और ये इंटरनेशनल एक्सचेंज में आप अलग अलग कंट्रीज के अंदर भी जो है सिक्योरिटीज के अंदर ट्रेड कर सकते हो, ये भी बात आप याद रखोगे। इसी के साथ आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, हु रिलीज द रिपोर्ट टाइटल द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022, और ये है इस रिपोर्ट का 17th एडिशन, द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 17th एडिशन। और ये रिपोर्ट दी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से इसको रिलीज किया गया और ये बताता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से रिस्क जो हैं, पर्टिकुलर किसी कंट्री के ऊपर कौन से रिस्क हैं, उसके ऊपर खास तौर से ये चर्चा करता है। हम इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। इंडिया में 5 तरह के रिस्क जो हैं वो बताए गए हैं, जो आने वाले 2 साल में इंडिया को बहुत ज़्यादा परेशान जो है वो कर सकते हैं, या इंडिया इन रिस्क से गुजर सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें बताया गया है कि एक तो यूथ डिसइल्यूजनमेंट और डिजिटल इनइक्वालिटी जो है 5 सबसे बड़े रिस्क हैं, जिसमें यूथ जो है वो अपने पास से जो है वो भटक रहा है, या आप कह सकते हो कि उनको सही रास्ते पे जो है वो नहीं लेके जा पा रहे हैं। और दूसरा है डिजिटल इनइक्वालिटी, मतलब किसी लोगों को बहुत ज़्यादा डिजिटल एक्सेस है और कई लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण जो है जो गैप है डिजिटल इक्वालिटी का वो बढ़ता जा रहा है। और फ्रैक्चर ऑफ इंटरस्टेट रिलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। आप कह सकते हो कि 2 स्टेट्स के बीच में रिलेशन जो है वो गड़बड़ा रहे हैं। डेट क्राइसिस जो है वो बढ़ सकता है आने वाले टाइम के अंदर। और फेलियर ऑफ टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस, मतलब सरकार अपने काम के अंदर टेक्नोलॉजी को
अच्छी तरह से यूज नहीं कर पा रही है, ये और भी 3 बड़े रिस्क है। मतलब आप कह सकते हो टोटल 5 रिस्क इंडिया को बताए गए हैं, जिसके अंदर इंडिया जो है वो आने वाले 2 साल के अंदर अपने आप को धकेल सकता है और ये बहुत क्रिटिकल थ्रेट है। और इंडिया ने रिसेंटली डिसीजन लिया है कि 2070 तक जो है वो हम नेट जीरो कार्बन पे आ जाएंगे, और ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर लिया गया, जो कि ग्लासगो के अंदर रिसेंटली मीटिंग हुई है। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट्स हैं उसको 2030 तक जो है वो अचीव कर सकता है। इसके बारे में भी रोशनी जो है वो साथ में डाली गई है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में याद रखोगे खास करके, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जिनेवा के अंदर स्विट्जरलैंड में, और इसको 1971 में बनाया गया था, और इसके हेड जो है वो कौन है, क्लॉस शेशार। ये आपने याद रखना है नाम। इसी के साथ आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ कि हम 5.95 मतलब ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ रुपए जो है वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगी, गुजरात के अंदर होगी। ये बहुत बड़ी बात है कि रिलायंस इतनी बड़ी मात्रा में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसमें वो 100 गीगावाट जो है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट जो है वो बनाएगा, और साथ में ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम प्लांट बनाएगा आने वाले 10-15 साल के अंदर। नेक्स्ट, इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है कहाँ से, फ्रॉम एशियन अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर, क्योंकि पैंडेमिक थ्रेट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, रोज केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। तो आप कह सकते हो ये चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पे होने वाली थी, ताशकेंत के अंदर होने वाली थी, उज्बेकिस्तान के अंदर। तो इंडिया ने जो है वो इसमें अपनी जो है वो शिरकत होने से जो है इंडिया ने मना कर दिया है, और ये 20 से 30 जनवरी के बीच में जो खेली जानी है ताशकेंत उज्बेकिस्तान में, और इसको एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से, एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और साथ में इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन का ये डिसीजन है, इसको याद रखना है, जो कि इंडिया की बॉक्सिंग एसोसिएशन है एक तरह की, और प्रेसिडेंट इसके अजय सिंह हैं, अजय सिंह, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन डीईएसए रिपोर्ट, याद रखना है डीईएसए का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, जिसमें उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को 4% बताया है 2022 में, और 2023 में उन्होंने और कम कर दिया, 3.5% कर दिया। ये उनका कहना है कि जो नई वेव आई है कोरोना वायरस की, इन्फेक्शंस जो हैं वो बड़ी हैं, लाइक आप कह सकते हो लेबर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, और साथ में सप्लाई चेन के इश्यूज हैं, अलग अलग कंट्री को जो है वो कंबाइन करना बहुत मुश्किल है इस पैंडेमिक के दौरान। तो इसीलिए जो है वो आने वाले टाइम में जो है ग्रोथ कम हो सकती है, क्योंकि 2021 में जो ग्रोथ हुई है वो 5.5% जो है वो हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर तोशिहिको कैफू पास्ट अवे, उनका देहांत हो गया। वो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे 1989 से लेकर 1991 के बीच में, तो उनका देहांत हो गया। खास करके जो पर्शियन गल्फ वॉर थी उसके अंदर जो है वो उन्होंने अपनी कंट्री को संभाला है, उसके बारे में ये जाने जाते हैं। नाम जरूर याद रखेंगे, तोशिहिको कैफू। साउथ अफ्रीका लॉन्चेस फर्स्ट सैटेलाइट इंडिजिनियस कॉन्स्टलेशन, एमडीएसैट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 6th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे जो है वो 14 जनवरी 2022 को मनाया गया। तो याद रखना है आर्म्ड फोर्सेस डे 14 जनवरी को मनाया जाता है, और इसको पहले आर्मिस्टाइस डे भी कहा जाता था, याद रख सकते हो, इसको पहले आर्मिस्टाइस डे भी कहा जाता था 2017 में जब इसको इनिशिएट किया गया था। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है वो केएम करियप्पा जी, याद रखोगे केएम करियप्पा जी, और वो फर्स्ट इंडिया के कमांडर इन चीफ हैं, इंडियन आर्मी ऑफिसर रहे हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ हैं। और उन्होंने जो है वो वेस्टर्न फ्रंट में जो है वो इंडो पाकिस्तान वॉर जब 1947 में हुई थी उसको संभाला था, और वो 14 जनवरी को रिटायर हुए थे, इसलिए इस दिन को जो है वो आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे के नाम से मनाया जाता है। और इस साल 2021 में इंडिया जो है वो स्वर्णिम विजय वर्ष भी मना रहा है, क्योंकि 1971 में कारगिल वॉर हुई थी और इंडिया ने उसको जीता था। बांग्लादेश एक नया कंट्री बना, बांग्लादेश भी अपने 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है, इसको याद रखना है। इसी के साथ आते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे 14 और 15 जैन का क्या था, क्वेश्चन था चेक विच इज पेबल टू एनी पर्सन हु रिप्रेजेंट्स इट फॉर द पेमेंट एट द बैंक इज कॉल्ड। अब देखो यार, उस चेक को क्या कहेंगे जिसको आप बैंक में लेके जाओगे और बैंक उसको कैश कर देगा, तो एक सिंपल है, उसको कहेंगे बीरर चेक, क्योंकि बीरर का मतलब जो उसको बैंक के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो चेक जो है वो बेसिकली ट्रांसफरेबल है बाय डिलीवरी, इसका मतलब अगर आप इसको लेके जाओगे बैंक में तो आपको भी बैंक जो है वो पेमेंट कर देगा, इसको कहते हैं बीरर चेक। अगला आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, फिर से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चेक से रिलेटेड है। चेक बिलो द अमाउंट ऑफ ₹1 लाख आर कॉल्ड, 1 लाख से नीचे नीचे वाली अमाउंट के
जो चेक होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो सिंपल आप मुझे आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर ही लेंगे और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। यह फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, इस स्माइली को जरूर देखते हैं और इसी की तरह जो है वो मुस्कुराना जरूर है। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।